Recording in progress. सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैटायंस का वेट टेस्टिंग स्टार्ट कर दिया था, राइट। और उसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि डिपेंडिंग ऑन द सॉल्युबिलिटी विथ कॉमन नेगेटिव आयन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी पे पूरा टेबल बना हुआ है ना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी पे टेबल में क्या क्या चीजें थी और वो कौन से कैटायन थे वो मैंने आपको बताया था। ग्रुप 1 में बेटा बताओ कौन से कैटायंस है। तो Ag प्लस Pb2 प्लस Hg2 प्लस, ये ग्रुप 1 है। जीरो ग्रुप में कौन सा होता है? अमोनियम कैटायन, याद है ना। जीरो ग्रुप में अमोनियम कैटायन। अच्छा, इसको याद करने के लिए कुछ निमोनिक्स भी आप कर सकते हो साइड में ना। जैसे इसमें ऐसे याद कर सकते हो, देखो आज प्रभात होगा। प्रभात में समझते हो, यू गाइस नो ना, प्रभात मतलब सुबह। आज प्रभात, ठंडे के टाइम में ऐसे ही पता नहीं चलता है सुबह कब रात हो गई। तो आज प्रभात होगा, ये ग्रुप 1 के कैटायंस है। ग्रुप 2 में दो डिविजन्स है, ए एंड बी, या ग्रुप 2 ए एंड 2b। एंड ए एंड बी इसमें क्या है? Hg2 प्लस Pb2 प्लस Cd कॉपर को सेट करा दे, कॉपर 2 प्लस कैडमियम 2 प्लस एंड Bi3 प्लस। बोलिए, ये दिमाग से बार बार भूल जाता है, इतना बड़ा लिस्ट है। तो इसको ऐसे याद कर लो, होंगे पंजाब के कुत्ते कोढ़ी बीमार। नहीं आएगा वो ना, क्योंकि आपको दिमाग में रहेगा पोटेशियम मोस्ट सॉल्युबल है, तो वो नीचे जाएगा। इतना सेंस दिमाग में रखना है ना। तो होंगे पंजाब के कुत्ते थोड़ा रेसिस्ट है, सॉरी डॉग्स होंगे पंजाब के कुत्ते कोढ़ी बीमार, है ना। और ये इधर इसको ऐसे याद कर सकते हो, आर्सेनिक एंटीबनी था एंड Sn2 प्लस एंड Sn2 प्लस, राइट। तो यहाँ 3,5 दोनों है, यहाँ भी 3,5 दोनों है, बट ऐसे आप दिमाग में रखो। तो इसको कैसे याद करते हैं भाई? अब इस समय देखो बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गया है, क्लासेस में स्ट्रेंथ एकदम कम होती चली गई। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, आज सब सन्नाटा ही सन्नाटा। देखो, आज सब सन्नाटा ही सन्नाटा, सब बिजी हैं अपने घर पे बोर्ड एग्जाम को प्रिपेयर करने। तो ये 2A एंड 2B का है ना। इसके बाद बेटा ग्रुप 3 इज क्वाइट इजी टू रिमेम्बर, क्योंकि लेकिन उसमें भी मान लो अगर तुम लोग पढ़ाई ना करो तो घर पे मम्मी एकदम तुम लोगों से इरिटेट हो जाए तो क्या करेंगी? तुम्हारी पिटाई करेंगे। कैसे करेंगी? आलू फेंक के मारेंगे तुम्हें, फेंक कर आलू, राइट। तो ये हो गया ग्रुप 3 के लिए निमोनिक्स आपका। ग्रुप 4 Mn2 प्लस कोबाल्ट 2 प्लस जिंक 2 प्लस Ni2 प्लस, सारे 2 प्लस वाले। तो भाई देखो, इसको कैसे याद करोगे आप, है ना। ऐसा बोलते हैं ना, मन बहुत चंचल होता है, नहीं कि अभी यहाँ बैठे हैं, एक सेकंड में इधर चला जाएगा, एक सेकंड में उधर चला जाएगा, ऐसे घूम रहा है चारों तरफ। तो भाई आज तक कोई नहीं है ऐसा जो मन को जान पाए। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, मन को जाना नहीं, मन को जाना नहीं।
ध्यान रहेगा। अब यार ग्रुप 4 तक आपकी चीजें हो गई हैं, तो अब इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। ग्रुप 5 में क्या है? ग्रुप 5 में बीएससी। भाई +2 के बाद अगर जेई नहीं निकला तो क्या करना पड़ेगा तुमने को? यही करना पड़ेगा फिर। तो बेरियम 2+, स्ट्रॉन्सियम 2+, कैल्शियम 2+, तो इसको ऐसे याद कर लो, बीएससी। एंड ग्रुप 6 में ऐसा कोई स्पेसिफिक है नहीं, तो ग्रुप 6 इज ऑल अबाउट यू नो द इंडिविजुअल टेस्ट, जैसे मैग्नीशियम 2+ हो गया, पोटेशियम, सोडियम एंड सो ऑन, तो इनके लिए कुछ खास नहीं। ग्रुप रिएजेंट, इधर ग्रुप रिएजेंट, इनके लिए कौन सा है भाई? तो मैंने बोला था बेटा क्लोराइड सभी के सॉल्युबल होते हैं, सिर्फ ये 3 और कॉपर +1 को छोड़ के। लेकिन कॉपर +1 वाटर में डालते ही वो डिस्प्रोपोर्शनेट करके +2 बना लेता है, इसलिए हम उसको यहाँ लिस्ट में रखते ही नहीं, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन में कॉपर +2 कभी मिलेगा ही नहीं, सॉरी +1 कभी मिलेगा ही नहीं। तो ऑल्दो CuCl is also a precipitate, but still we don't consider copper plus over here, क्योंकि एक्वस फॉर्म में वो तुरंत डिस्प्रोपोर्शनेट करके 2 बना देगा। तो बेटा ये क्या बनेंगे? सभी के सभी AgCl, PbCl2 एंड Hg2Cl2 सभी के सभी क्या हैं? व्हाइट PPT। अच्छा इंटरेस्टिंग बात क्या है? Hg2Cl2 व्हाइट प्रेसिपिटेट है, जबकि मर्क्यूरी 2+ सॉल्युबल होता है वाटर में इन फॉर्म ऑफ क्लोराइड। सो Hg2Cl2 है PPT, ये PPT है, वेर एज HgCl2 इज सॉल्युबल, बट थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या है कि भाई हमें क्या लगता है कि भाई ये डिसॉल्व होने के बाद सोल्यूशन में हमें क्या मिलना चाहिए, ये एंड ये रियलिटी है कि ये कुछ नहीं मिलता है, ये इसी फॉर्म में रहता है। Hg2Cl2 is soluble in form of this particular form only, non-ionizable है ये HgCl2। सिर्फ क्लोराइड ही नहीं, HgBr2 भी ऐसे ही सॉल्युबल होता है, याद रहेगा सबको? हाँ, तो आप देखो ऐसे करके आपको ध्यान रख लेना है कि तीनों के तीनों व्हाइट प्रेसिपिटेट है। अच्छा ध्यान दो, यहाँ पे मर्क्यूरी में फर्क है। यहाँ +1 वाला एक तरह से देखा जाए तो भाई मर्क्यूरी +1 स्टेट में भी मर्क्यूरी बॉन्ड बनाया रहता है, यहाँ देखो +2 वाला सिंगल मर्क्यूरी, तो ये मर्क्यूरस है और ये मर्क्यूरिक है। तो मर्क्यूरस इज इन द फर्स्ट ग्रुप, आप याद भी रखोगे क्योंकि यहाँ +1 वाले ही मोस्टली हैं, लेड को छोड़ दो क्योंकि ये तो दोनों में ही। अच्छा इन दोनों में बताओ सबसे ज्यादा सॉल्युबल क्लोराइड कौन है? इन तीनों में सबसे ज्यादा सॉल्युबल क्लोराइड कौन है? हाँ नहीं, सबसे ज्यादा सॉल्युबल लेड होता है, इसीलिए तो जब इसको गर्म पानी के साथ गर्म करते हैं तो PbCl2 डिसॉल्व हो जाता है, और ये सब इनसॉल्युबल फॉर्म में ही रहते हैं, तो मोर सॉल्युबल PbCl2 इज मोर सॉल्युबल, एंड दैट इज द रीजन कि ये दोनों जगह प्रेजेंट है, क्योंकि कुछ ना कुछ पार्ट लेड का बचा ही रह जाएगा जो आपको इस वाले ग्रुप में भी टेस्टिंग देगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेड दोनों जगह कॉमन है, ठीक है। बोलिए उसके बाद क्या है? इनके प्रेसिपिटेट भाई सभी को मालूम है कि सब ब्लैक हैं, कौन सा छोड़ करके PbS बनाओ, CuS बनाओ, CdS बनाओ, Bi2S3 बनाओ, सभी ब्लैक हैं सिर्फ इसको छोड़ करके, ये येलो होता है, सब ब्लैक है, बिस्मत वाला ब्राउनिश ब्लैक बोल सकते हो आप इसको। अच्छा AS3+, ये तो इनके जो कंपाउंड बन रहे AS2S3, Sb2S3, SNS एंड SnS2, इनके कलर को भी आप याद कर सकते हो कैसे? प्ले ओ बॉय, प्ले का मतलब क्या हुआ? प्ले स्टैंड्स फॉर पीला कलर, O स्टैंड्स फॉर ऑरेंज, प्ले ओ बॉय, तो ये होता है ब्राउन और ये येलो, ये ऑरेंज।
वो बस साइलेंट जैसा समझ लो, प्ले ओ बॉय करके याद कर ना। और वैसे भी ये हमारे IIT JEE के टेस्टिंग में नहीं है, सिर्फ प्रिपरेशन तक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ेंगे। तो ये रहा, बाकी इनमें आप याद करो आयरन हाइड्रोक्साइड, सॉरी एक मिनट, ये तो इनके प्रेसिपिटेट थे, लेकिन ग्रुप रिएजेंट इनका क्या था? तो प्रेसिपिटेट यहां लिख दिया, ग्रुप रिएजेंट क्या था भाई? ग्रुप रिएजेंट क्या है? तो भाई ग्रुप रिएजेंट जो उनके प्रेसिपिटेट बनते हैं उसी के हिसाब से यहां का ग्रुप रिएजेंट क्या है? डाइल्यूट HCl। इनका ग्रुप रिएजेंट क्या है? H2S इन डाइल्यूट HCl। क्यों लेते हैं ऐसा? क्योंकि अगर आप डाइल्यूट HCl नहीं लोगे तो सल्फाइड आयन इसको भी प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देगा, नीचे वालों के भी चांसेस हैं कन्वर्जन के, ध्यान रहेगा ना। तो इसलिए डाइल्यूट HCl लेना है ताकि वो H2S के डिसोसिएशन को सप्रेस करे, क्योंकि कंसंट्रेट स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाला H+ आयन वो वीक एसिड को कॉमन आयन इफेक्ट प्रोवाइड करता है और ये रिएक्शन बैक आ जाएगा, उससे सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन काफी डिक्रीज कर जाएगी। एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन में नेचुरली वही सल्फाइड का प्रेसिपिटेट बनाएंगे जिनके सल्फाइड बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, यानी इनकी KSP बहुत कम हो। और इसलिए आप देखोगे मैंने आपको नोट्स में डेटा भी इनका दे रखा है, KSP वैल्यूज का कितना कितना है सल्फाइड का, है ना। तो सारे सल्फाइड प्रेसिपिटेट बन गए भाई, सब के सब सल्फाइड प्रेसिपिटेट। यहां क्लोराइड PPT, क्लोराइड PPT, यहां सभी के सभी क्या बन गए? सल्फाइड PPT। और इसके बाद यहां बेटा इसका ग्रुप रिएजेंट क्या होता है? तो मैंने बोला था कि इसके केस में हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में बना हो तो क्या मैं NaOH डाल दूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां से OH- इतना ज्यादा मिलने वाला है कि वो हाइड्रोक्साइड लगभग लगभग सभी के सभी प्रेसिपिटेट बनाते हैं, इनको छोड़ करके, इनको छोड़ करके, इनको छोड़ करके। याद करो हाइड्रोक्साइड सिर्फ अल्कली मेटल का, एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल में भी बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़ करके सॉल्युबल होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एकदम अलग कैटेगरी है, क्योंकि वो कोई मेटेलिक हाइड्रोक्साइड नहीं है, वो तो एक अमोनिया वाटर का सोल्यूशन होता है। तो आप समझ रहे हो, सब के सब प्रेसिपिटेट दे देंगे अगर आपने NaOH यूज किया तो बेटर क्या है कि आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिटिल अमाउंट ऑफ OH- प्रोवाइड करो, उसमें भी और लिटिल करने के लिए साथ में क्या डाल दो? अमोनियम क्लोराइड। यहां पे भी कॉमन आयन इफेक्ट कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के डिसोसिएशन को ये सप्रेस करेगा। अमोनियम क्लोराइड इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये कॉमन आयन आ गया तो ये बैक साइड में जाएगा, तो OH- कम देगा। कम OH- पे सिर्फ यही प्रेसिपिटेट बनाएंगे। इससे हमें क्या समझ में आता है कि अगर हाइड्रोक्साइड के KSP वैल्यूज का या सॉल्युबिलिटी का कंपैरिजन करना हो आयरन 3+ एंड Mn2+ के बीच में, तो इससे ज्यादा सॉल्युबल ये वाले होंगे, क्योंकि अगर ये मोर सॉल्युबल नहीं होते तो ये भी प्रेसिपिटेट बना देते इतने कम में। यही तो बताया था मैंने कि कैटायंस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी के फॉर्म में बनाया गया। यही चीज तो मैं सिखाया था आपको पिछली बार, पिछले ऑफलाइन क्लास में यही समझाया था ना, बोलिए। तो अब बन जाने के बाद सभी का सभी आप प्रेसिपिटेट बना लो, और यहाँ पे क्या ले लो बेटा? चलो, तो यहाँ पे सारे के सारे कौन से प्रेसिपिटेट बन जाएंगे? हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस, क्रोमियम OH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस। बच्चों मोस्टली D ब्लॉक के कलर्ड होते हैं कंपाउंड, और उसमें भी D1 से D9 हो तो ज्यादा चांसेस है कलर्ड होने का ड्यू टू डिट्रांजिशन। तो अब बताओ ये भी कलर्ड होगा, ये येलोइश ब्राउन की तरफ होता है है ना। ये कैसा होता है? ये ग्रीन होता है। मैंने आपको बार बार याद दिलाया, ड्राई टेस्ट में भी क्रोमियम देखो ग्रीन ही रहता है। एल्यूमिनियम P ब्लॉक वाला है तो ये जिलेटिनस व्हाइट,
हो गए। इनके लिए ग्रुप रिएजेंट क्या था, तो ये भी सल्फाइड का ही था। फर्क है, यहाँ सल्फाइड ज्यादा चाहिए प्रेसिपिटेट बनाने के लिए, इसलिए इसको स्लाइटली बेसिक मीडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, और ज्यादा हाइड्रोक्साइड भी ना मिले तो अमोनियम क्लोराइड डाल देते हैं। प्रेसिपिटेट क्या मिलता है, MnS, COS, ZnS, NiS। मैंने आपको बोला था इनको दिमाग में रख लो। ये होता है बफ पिंक, और ये क्या होता है, व्हाइट। ये कुछ रेयर है क्योंकि सल्फाइड मोस्टली ब्लैक है, तो जो मोस्ट ऑफ देम आर ब्लैक, तो आप वो कलर याद करो ना जिनके अलग होते हैं थोड़े। तो इसलिए ऊपर में भी मैंने बोला कैडमियम सल्फाइड, ये येलो कलर का है। भाई इनको छोड़ दो क्योंकि ये तो टेस्टिंग में ही है नहीं, ये तो सभी कलर्ड ही है। हमारे पास आया था प्ले ओ बॉय, याद है ना, पीले कलर का, ऑरेंज कलर का, फिर ब्राउन एंड येलो। तो मतलब पीला से स्टार्ट होता है, पीला पे एंड होता है, बीच में एक ऑरेंज और एक ब्राउन हो जाता है ना। तो उनको छोड़ दो तो सल्फाइड मोस्टली ब्लैक। तो ये देखो सल्फाइड अलग कलर का है, बफ पिंक, ये व्हाइट, बाकी ये दोनों ब्लैक, ये भी ब्लैक। अब आप चाहे मेरे साथ साथ लिख करके इसको करो या आप वहां से कर लो, वैसे आपको बना लेना चाहिए क्योंकि इससे आपके दिमाग में जब आप लिखते हो ना तो आपके माइंड का इसके साथ कनेक्शन अच्छा डेवलप होता है। इसलिए याद करने वाली चीजें मोस्टली जितना लिख लिख के करो उतना अच्छा है आपके लिए। पढ़ लो, उसके बाद ऐसे लिखने की कोशिश करो। हाँ जी बच्चों, इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए होता है अमोनियम कार्बोनेट, क्योंकि हाइड्रोक्साइड तो इनके प्रेसिपिटेट बनने वाले हैं नहीं, तो अमोनियम कार्बोनेट लेते हैं, कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट। अब कार्बोनेट ज्यादा ना हो जाए इसलिए अमोनियम क्लोराइड भी साथ में लेते हैं, क्योंकि कार्बोनेट में तो मैग्नीशियम का भी कार्बोनेट प्रेसिपिटेट कर जाएगा, इनसॉल्युबल होता है। तो कार्बोनेट के फॉर्म में बेटा ये बनता है बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट। अब देखो इससे ना याद करने में भी बड़ी सहूलियत है। कभी आपसे एग्जाम में पूछे कि भाई कार्बोनेट की स्टेबिलिटी सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बताओ, आपको दे दे बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट ना, कैल्शियम कार्बोनेट, भाई पूरे ग्रुप वाले ही तो हैं, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम कार्बोनेट ना, ये कार्बोनेट है। तो इन्हें पूछे कि भाई इनमें सॉल्युबिलिटी ऑर्डर को अरेंज करो, तो क्या आंसर करोगे। तो ये अगर आपको ग्रुप कैटायन याद है तो आपको ध्यान रहेगा कि मैग्नीशियम इज मोर सॉल्युबल, और जैसे ही समझ में आया मैग्नीशियम मोर सॉल्युबल है तो आपको एक ट्रेंड मिल गया पूरा पूरा, ये ऐसा ट्रेंड होगा, ये फायदा है। और वैसे मैंने आपको सॉल्युबिलिटी इनऑर्गेनिक में ये चीज डिस्कस करी हुई है, लेकिन फिर एक बार बताता हूं बेटा, एकदम ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए कि ये जो ग्रुप, और इसको तो बल्कि लिख लेना क्योंकि ये आपको नोट्स में भी शायद इधर उधर कहीं मिले या ना भी, नहीं भी मिल सकता है, इसलिए आप नोट कर लेना कि जितने बड़े नेगेटिव आयन होते हैं, सल्फेट, क्रोमेट, फॉस्फेट एंड डॉट डॉट डॉट, जितने बड़े नेगेटिव आयन होते हैं उन सभी के लिए यही ट्रेंड एप्लीकेबल है। मतलब सल्फेट के भी सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बात करोगे तो सॉल्युबल 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 इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल। तो सल्फेट में अगर आप बात करोगे तो उसमें भी यही ऑर्डर है, BeSO4 मोर सॉल्युबल देन MgSO4 देन CaSO4, बल्कि ये नॉर्मली सॉल्युबल होते हैं। और इनसॉल्युबल फॉर्म में कौन सा होता है, स्ट्रोंशियम सल्फेट एंड बेरियम, ये व्हाइट PPT होता है, व्हाइट PPT, दे आर इनसॉल्युबल। ये सब टेस्टिंग में यूज होता है। हम बार बार क्यों सल्फेट को टेस्ट करना हो तो बेरियम क्लोराइड लेते हैं, क्यों नहीं हम मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिए, रीजन इज कि मैग्नीशियम का सल्फेट सॉल्युबल है सर, बेरियम का सल्फेट इनसॉल्युबल है मिनरल एसिड। अच्छा, बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल है, स्ट्रोंशियम सल्फेट इनसॉल्युबल है, कुछ और सल्फेट बता सकते हो जो इनसॉल्युबल हो, आपको बताया हुआ है मैंने, कुछ और सल्फेट बता सकते हो जो इनसॉल्युबल है।
बोलिए। कुछ और सल्फेट हैं ऐसे जो इनसॉल्युबल हैं? लगाइए दिमाग। हाँ जी सर, कौन से वाले? लेड सल्फेट, सिल्वर सल्फेट, ये सब इनसॉल्युबल। एक सॉल्युबिलिटी का मैंने टेबल दिया हुआ है, उसको याद कर लेना। मोस्टली सॉल्युबल वर्सेस मोस्टली इनसॉल्युबल, उसको एकदम अच्छे से दिमाग में रख लेना, आपको बहुत हेल्प करने वाला है वो। मोस्टली सॉल्युबल वर्सेस, तो सल्फेट, क्लोराइड्स, these are the species which are mostly soluble। उनके कुछ रेयर ऐसे स्पीशीज मिलते हैं जो इनसॉल्युबल। बाइकार्बोनेट तो सभी के सॉल्युबल होते हैं, नाइट्रेट सभी के सॉल्युबल होते हैं। समझ में आ रहा है? तो उनके रेयर स्पीशीज इनसॉल्युबल है। तो सल्फेट में ये 4 हैं। अब कहोगे सर इनमें भी कोई डिफरेंस है क्या? हाँ जी, बेरियम सल्फेट एंड लेड सल्फेट में थोड़ा सा डिफरेंस है कि लेड सल्फेट में आपको मालूम है लेड एसीटेट PbCH3CO, ये एक सॉल्युबल चीज बनता है। तो अगर आप लेड सल्फेट में अमोनियम एसीटेट ले लो CH3CO-, तो उसमें ये डिसॉल्व हो जाता है, जबकि ये किसी से डिसॉल्व नहीं होने वाला है, क्योंकि तो बेरियम सल्फेट ना तो इसमें सॉल्युबल है ना ही मिनरल एसिड में। मिनरल एसिड में तो खैर ये भी सॉल्युबल नहीं है क्योंकि सल्फेट है, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हुआ नेगेटिव आयन है, ये H+ के लिए। समझना? तो देखो मोस्टली ना, जैसे कार्बोनेट इनसॉल्युबल है, लेकिन अगर आप इसको H+ दे दो तो बाइकार्बोनेट बन जाएगा, ये सॉल्युबल होता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? जिनके भी कार्बोनेट इनसॉल्युबल है, जैसे ग्रुप 2 वाले। ग्रुप 2 क्या पूरे जगहों पे कार्बोनेट इनसॉल्युबल, अल्कली मेटल को छोड़ करके। जिंक कार्बोनेट इनसॉल्युबल, तभी तो उसका आपको रॉक के फॉर्म में ओर मिल रहा है। नाम क्या है जिंक कार्बोनेट का? कैलामाइन, काला जिंक, मैंने बताया था आपको। मैला कॉपर, काला जिंक, सफेद आयरन, बोला था ना। तो सिडेराइट इज FeCO3, ZnCO3 इज ब्लैक। काला जिंक इसको बोल रहे हैं तो ब्लैक मत बोलो भाई, इसका कलर नहीं बता रहा हूं, मैंने बोला इसको याद करने का। कैलामाइन से वहां से काला लिया हुआ है, सिडेराइट से सफेद लिया हुआ है, और मैला कॉपर किसका नाम था? कॉपर कार्बोनेट, वो बेसिक वाला CuCO3.CuOH (2). बच्चों देखो, there is lot to memorize, and memorizing anything is an art, I am telling you, right? सबके लिए वही जॉब है। कुछ लोग उस पर चिपक के याद कर जाते हैं, कुछ घूमते रहते हैं। तो अभी आने वाले टाइम में आप जितना अच्छे से इन सब चीजों को पकड़ के, क्योंकि अब कंसेप्चुअल लेवल पे आप बहुत ग्रो नहीं कर पाओगे, बहुत कम टाइम बचा है, 8-10 डेज। तो आपको मैं एडवाइज नहीं करूंगा कि कोई नया चैप्टर ऑल टुगेदर जिसमें आपको बिल्कुल आइडिया नहीं हो कैसे होगा, जिसमें कंसेप्ट ही कंसेप्ट हो, खूब समझने वाली चीजें हो, तो उनमें आपको टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन मेमोराइज करने वाली चीजों को अब आपको एकदम फोकस बना लेना चाहिए। कहाँ कहाँ मुझे याद करना है, लिस्ट आउट कर लो पेपर पे, उसको याद करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? एनीवे, सो वी आर डन विद दिस। तो अच्छा, क्या सर ये बड़े नेगेटिव आयन का ये जो ट्रेंड आपने बताया है, इसको क्या हम लॉजिकली फिट कर सकते हैं अपने दिमाग में? तो आंसर इज यस, यू कैन। क्या लॉजिक सेट कर सकते हैं? तो देखो बच्चों, मैंने आपको समझाया कि सॉल्युबिलिटी मेनली 2 चीजों से गवर्न्ड होती है, लैटिस एंड हाइड्रेशन। एंड लैटिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कैटायन प्लस एनायन। और हाइड्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू इंडिविजुअली, भाई कैटायन का, एनायन का, यही होता है।
देखो ध्यान से, लैटिस अगर हाई हुआ तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, और अगर हाइड्रेशन हाई हुआ तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई ज्यादा हाइड्रेट हो रहा है आयन ब्रेक करने के बाद, NaCl वाटर में डाला Na+, चारों तरफ वाटर वाटर वाटर, ये हाइड्रेशन का पार्ट है, और इसको ब्रेक करना आयंस के फॉर्म में प्लस एंड माइनस, वो लैटिस का पार्ट है। तो लैटिस हाई करोगे तो ये जल्दी ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी इधर से इधर जाने के लिए। इंटरेस्टिंगली दोनों में ही रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए दोनों जब बढ़ते हैं तो साथ बढ़ते हैं, दोनों घटते हैं तो साथ ही घटते हैं, इसलिए ये एंटी पैरेलल हो जाता है, तो समझ में ही नहीं आता कहां कौन करेगा। तो यहां पे समझने वाली बात यह है कि जब कभी भी नेगेटिव आयन R- इज अ बिट लार्जर देन कैटायन, तो उस समय R- एंड R+ की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली R- के ही बराबर हो जाती है। और इसीलिए मैं बोल रहा था बड़े एनायन के साथ, क्योंकि ये बड़े एनायन होने का मतलब इनका रेडियस ज्यादा होगा, फिर बेरिलियम+2 का साइज कम होगा, और इस वजह से ये वैल्यू एक फिक्स वैल्यू हो जाएगी, तो लैटिस नियरली कांस्टेंट हो जाएगा ऊपर से नीचे तक। अब जब लैटिस कांस्टेंट हो गया तो आंसर हम किससे निकाल देंगे? हाइड्रेशन से। तो हाइड्रेशन एनर्जी से आंसर क्या आएगा? बेरिलियम मोर सॉल्युबल देन मैग्नीशियम देन दिस देन दिस देन दिस। ये सभी के लिए मोटा मोटी वैलिड है, सिर्फ कहां नहीं लगा सकते हैं, बड़े एनायन में एक ही एक्सेप्शन है, वो कौन सा है? C2O4 2-। उसको अगर आप ड्रॉप कर दो तो बाकी आप ऐसे आंसर कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सलेट में जस्ट उल्टा। तो प्लीज इसको कहीं पे साथ के साथ ही कहीं नोट कर लो, ये सॉल्युबिलिटी वाली बात जो मैंने अभी आपको समझाई, इनको छोड़ करके ऑक्सलेट में ठीक उल्टा होता है सॉल्युबिलिटी। बड़ा आयन तो ये भी है। अच्छा, बड़ा आयन के लिए ये बताया, तो नेचुरली छोटा आयन के लिए रिवर्स ऑर्डर होगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे हाइड्रोक्साइड डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, तो ये बच्चों मैंने आपको पिछले क्लास में इतनी सारी चीजें आपको समझाई हुई थी। तो इनका क्या होगा भाई? ये सब क्या है? ये सब वाइट पीपीटी। प्रॉब्लम पी ब्लॉक और इसमें है ही नहीं, प्रॉब्लम मोस्टली कहाँ है? डी वाले जो कलर्ड वगैरह बनते हैं, खास करके उन जगहों पे जहां डी ट्रांजिशन पॉसिबल हो, है ना? चलिए, ये तो हो गया टेबल और उसको ध्यान रखने की बात, सॉल्युबिलिटी और इसको ध्यान रखने की। मैंने पिछले क्लास में आपको ग्रुप 1 का सेपरेशन समझा दिया था, बोलिए, और कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया था कि भाई बनेंगे तो सभी के सभी क्लोराइड, सभी के सभी क्लोराइड बनेंगे। कौन सा? ये AgCl, ये PbCl2 और ये Hg2Cl2, ये सभी के सभी क्लोराइड है। फिर मैंने क्या बोला था भाई? क्या बोला था कैसे सेपरेट करना है? तो मैंने बोला देखो, वाटर के साथ हीटिंग कर दोगे तो लेड PbCl2 विल बी सॉल्युबल, और बाकी प्रेसिपिटेट में ये नीचे क्या मिल जाएगा हमें? AgCl एंड Hg2Cl2। तो ये सेपरेशन। अब फिर कूल डाउन कर लोगे तो ये PbCl2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट रीअपीयर हो जाएगा, एंड ये जो AgCl HgCl2 है ये अभी अलग से आपके पास पड़ा हुआ है। हाँ भाई, अब इसकी टेस्टिंग में क्या करते हैं, तो PbCl2 को Ki के साथ डालोगे तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट दे देगा, क्रोमेट के साथ डालोगे तो येलो कलर का PbCrO4 प्रेसिपिटेट दे देगा, हाइड्रोक्साइड के साथ डालोगे तो NaOH के साथ
तो आपको मालूम है कि पहले ये PbOH होल ट्वाइस देगा और बाद में खुद सॉल्युबल होकर के PbOH होल 4। और ये क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सर ये एम्फोट्रिक है। एम्फोट्रिक की मैंने पिछले क्लास में आपको लिस्ट भी बताई थी, तो उसके एक्सट्रैक्ट नोट कर करके आपको याद करना है, वो बड़े काम आने वाले हैं आपके, है ना? तो ये सारी टेस्टिंग मैंने आपको इसके बारे में बताई थी। और क्या कि अगर आप इसके सामने H2S लेके आते हो तो क्या बन जाएगा? ये PbS का ब्लैक प्रेसिपिटेट। तो ये सारी चीजें मैंने आपको लेड के बारे में बता दी थी। अच्छा सर, अब इनको कैसे हम अलग करें? तो इनको अलग करने के लिए मैंने क्या बताया था भाई? अमोनिया डालो इसके अंदर वाटर के साथ। अमोनिया सिल्वर क्लोराइड को डिसॉल्व कर लेता है। पिछली क्लास उठा करके देखना, उसमें है ना, मैंने चढ़ाया हुआ है आप पे। तो ये क्या बन जाएगा? Ag, बोलिए, NH3 होल ट्वाइस क्लोराइड। और क्या बन जाएगा भाई? ये आ गया सॉल्युबल एक्वस, ये सॉल्युबल है। और दूसरा इनसॉल्युबल क्या रहेगा? Hg, ये ब्रेक डाउन कर जाता है NH3Cl, सॉरी NH2Cl, या इसको कई बार NH2HgCl भी लिखते हैं क्योंकि ये लीनियर मॉलिक्यूल है। और साथ में क्या? Hg। और इनका कॉम्बिनेशन कैसा दिखता है बेटा? ब्लैक, शाइनिंग ब्लैक। ये ग्रे कलर होता है, ये व्हाइट पीपीटी होता है, बट ये पूरा पूरा कॉम्बिनेशन क्या है? ब्यूटीफुल ब्लैक। और ये आया कहां से? यहां से। तो इसीलिए Hg2Cl2 को कैलोमल, कैलोमल का मतलब होता है ब्यूटीफुल ब्लैक। ये मैंने आपको सेट कराया, है ना? तो ये हो गया। तो AgNH3 होल ट्वाइस Cl, ये सॉल्युबल और ये इनसॉल्युबल। तो अब फिर से सॉल्युबल चीज अलग कर लिए, इनसॉल्युबल। अब इनकी टेस्टिंग करने के फिर बहुत सारे तरीके। सबसे पहला तो यही है कि भाई अमोनिया के कॉम्प्लेक्स में अगर गलती से भी आप एसिड डाल दिए H+, तो ये तुरंत, अब ये H+ आप H2SO4 से डालो, इससे डालो, कहीं से भी डालो, तो ये H+ अमोनिया के साथ आते ही वो अमोनियम आयन बन जाएगा NH4+, क्योंकि अमोनिया टेक्स H+ आयन, और ये वापस से प्रेसिपिटेट रीअपियर हो जाएगा, वन ऑफ देम। दूसरा क्या करना है कि आप AgI डाल दो, सॉरी AI डाल दो, तो ये AgI का येलो प्रेसिपिटेट दे देगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे इन सब की पूरी पूरी टेस्टिंग है। सल्फाइड डाल दोगे H2S, ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ Ag2S मिल जाएगा आपको। फिर इनको क्या करें? तो मैंने बताया था इनको, ये ना, ये आप देख लो कि अमोनिया के अंदर भी सॉल्युबल नहीं हुआ है, तो आप एक्वा रेजिया ले लो। एक्वा रेजिया क्या है? HNO3 HCl का मिक्सचर। कितना? 1:3 में। क्या करेगा ये? इसको पूरी तरीके से जीरो वाले को भी +2 में लेके जाएगा, और इसको तो +2 में ऑलरेडी है, तो दोनों मिल करके ये सॉल्युबल हो जाएगा। ये सॉल्युबल होता है HgCl2। फिर क्या? अब ये एक बार मिल गया आपको, तो इसमें आप KI डाल दोगे, तो HgI2 का प्रेसिपिटेट एक्सेस डाल दोगे KI, तो ये HgI4 2- बना लेता है। और इसी के साथ अगर आपने क्या ले लिया? NaOH, तो इसको बोलते हैं नेस्लर्स रिएजेंट। ये बताया था मैंने पिछले क्लास में, इसी को नेस्लर्स रिएजेंट। नेस्लर्स रिएजेंट का यूज क्या है? तो ये नेस्लर्स रिएजेंट अमोनियम आयन की टेस्टिंग के लिए यूज होता है। जीरो ग्रुप की टेस्टिंग का कंफर्मेटरी टेस्ट है ये, अच्छा टेस्ट है ये। तो ये क्या करेगा भाई? NaOH इसका अमोनियम आयन का, NaOH इस अमोनियम आयन से, अमोनियम आयन का H+ ले लेगा और इसे अमोनिया बनाएगा, और अमोनिया इनके साथ आयोडाइड ऑफ मिलेंस बेस बनाता है, HgO, HgNH2 और I, ये बनता है इसको। और ये कौन से कलर का होता है? ब्राउन। इसको क्या बोलते हैं? आयोडाइड ऑफ मिलेंस बेस, ब्राउन कलर का है। ये जीरो ग्रुप की टेस्टिंग है, कंफर्म, खत्म हो गया। जीरो ग्रुप के टेम्परेरी टेस्टिंग क्या होती है भाई? अमोनियम का सॉल्ट है ना, जीरो ग्रुप मतलब अमोनियम।
तो अमोनियम के सॉल्ट में जैसे अमोनिया आसानी से H+ ले लेता है, वैसे स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में अपना H+ दे भी देता है अमोनियम कैटायन। तो अमोनियम कैटायन विल गिव इट्स H+ आयन। तो अमोनियम का कोई भी सॉल्ट हो, अगर आप वहां बेस डाल देते हो ना NaOH टाइप में, तो वो अमोनिया गैस निकालेगा, क्योंकि अब वो H+ इसके साथ रिएक्ट करके वाटर बन गया। और अमोनिया पंजेंट स्मेल होता है ना, जितने भी सुलभ शौचालय हैं वहां पे इसकी अच्छी खासी दुर्गंध मौजूद रहती है ना, रहती है ना, अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं सब। तो अमोनिया ये बेसिकली हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म जब भी होता है प्रोटीन से रिलेटेड कंपाउंड्स का, तो ये एक बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारे, ठीक है। सो ये अमोनिया रिलीज होने वाला है एंड पंजेंट स्मेल इसका होने वाला है। तो ये इसका प्राइमरी लेवल का टेस्टिंग होता है, ये कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया। आगे बात समझ में। उसके अलावा और भी इनके रिएक्शंस मैंने आपको बताए थे कि HgCl2 से Hg2Cl2 लेके आना हो तो इसको रिड्यूस कर दो। कौन सा? टिन का क्लोराइड ले लेते हैं SnCl2, ये इसको रिड्यूस कर देता है, ये व्हाइट पीपीटी होता है। फिर मैंने बताया था, फिर अगर ले लिया SnCl2 तो इसको क्या बना देगा? मर्क्यूरी ग्रे, ऐसे करके यूज खत्म हो गया भाई। ग्रुप 1 का हमने आइसोलेशन, सेपरेशन सब कुछ कर लिया, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्टिंग वगैरह जितनी भी हो सकती थी हमने सब कर लिया ना। तो ये पूरा डिस्कशन हो गया ग्रुप 1 का। ये मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, बस आपको रिवाइज करा दिया। अब आते हैं इंटरेस्टिंग, जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो कौन सा है? ग्रुप 2। तो सबसे पहले जो सल्फाइड के प्रेसिपिटेट थे, कौन से सल्फाइड के प्रेसिपिटेट? भाई साहब हमारे पास है HgS, हमारे पास है PbS, CuS, CdS, Bi2S3, और दूसरा कौन सा है? AS2S3, Sb2S3, SNS एंड SnS2। ये सब के सब प्रेसिपिटेट हमारे पास हैं। तो सबसे पहले ना इनको सेपरेट किया जाता है, 2A 2B, यार ए बी किसी भी नाम दे दो, बेसिकली ये दो तरह के कैटायन। ये हमारे IIT JEE सिलेबस में है नहीं, तो लेकिन सेपरेशन तो करना पड़ेगा अगर बन गया तो। कैसे सेपरेट करते हैं? तो इनको सेपरेट करने के लिए जो रिएजेंट यूज होता है उसका नाम है येलो अमोनियम सल्फाइड या अमोनियम पॉलीसल्फाइड, होल ट्वाइस SX। मोस्ट कॉमनली ये X की वैल्यू 2 होती है। सल्फर सल्फर लिंकेज होने की वजह से ये येलोइश होता है, इसको येलो अमोनियम सल्फाइड या अमोनियम पॉलीसल्फाइड बोलते हैं, येलो अमोनियम सल्फाइड या अमोनियम। तो इनका जब यूज करोगे ना तो ये इनको डिसॉल्व कर लेते हैं। ग्रुप 2 इज डिसॉल्व, ग्रुप 2B इज डिसॉल्व, सॉल्युबल हो जाता है, ये पूरे के पूरे डिसॉल्व हो जाते हैं। कैसे डिसॉल्व होते हैं? तो भाई उनके कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं सल्फाइड के साथ। जैसे हम इनको सल्फाइड देते हैं तो ये +5 में जाकर के, हायर स्टेट में जाकर के, सॉरी मैं किसकी बात कर रहा था, जैसे SNS हो गया या ये सब कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं सल्फाइड का एंड सॉल्युबल हो जाते हैं। जबकि ये इनके साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं सल्फाइड के साथ, तो ये अभी भी इनसॉल्युबल है। तो जब आप ये डालते हो तो दोनों सेपरेट हो गए। अब प्रेसिपिटेट को आप अलग कर लो, इनकी टेस्टिंग कर लो, इनके बारे में हमें वैसे भी कुछ खास पढ़ना नहीं। तो इनके टेस्टिंग में मैं आपको बता रहा हूं कि सेपरेशन के बाद अब हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे वी हैव गॉट HgS, PbS, CuS, CdS, Bi2S3, we have got these 5 सल्फाइड, जिसमें मैंने बोला था ये ब्लैक, ये कौन सा है? येलो, बाकी सब ब्लैक है।
इसको ब्राउन एंड ब्लैक दोनों है। अब इनका सेपरेशन कैसे करें, दिमाग लगाओ, कैसे सेपरेट किया जाएगा। एक एक आयन को हमें अलग से निकालना है। देखा कितना चैलेंज आया था हमें इन तीन को निकालने में। तो इन तीन में हमें इनकी सॉलिबिलिटी ने मदद किया कि भाई लेड का क्लोराइड ज्यादा सॉलिबल, तो पहले हमने पानी डाल के गर्म कर लिया तो वो डिसॉल्व हो गया। बाकी दोनों में हमें मालूम चला इन दोनों में क्या है, तो हमें मालूम है ये भाई अमोनिया से कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये नहीं बनाता है, तो मैंने अमोनिया डाल दिया तो ये डिसॉल्व हो गया AgCl, और ये नहीं, तो हमने तीनों को अलग कर लिया और उसके बाद उनकी इंडिविजुअल लेवल पे टेस्टिंग कर। यहां क्या करूं, ये सभी के सभी ब्लैक प्रेसिपिटेट हैं, सभी के सभी इनसॉल्युबल हैं, कोई भी गर्म पानी में सॉल्युबल नहीं होने वाला है, सारे ही इनसॉल्युबल हैं। अब क्या करें, तो बोलते हैं बच्चों कि इनको ना आप HNO3 के साथ बॉयल करो। क्या फायदा होगा इससे, एनी गेस? HNO3 के साथ बॉयल करने से क्या फायदा होगा? एक तो ये कि नाइट्रेट किसी भी कैटायन का सॉल्युबल होता है। भाई नाइट्रेट जो बनेगा वो किसी भी कैटायन का सॉल्युबल है। नाइट्रेट मैंने बताया है कि वो कुछ रेयर नेगेटिव आयन से है जिसका रेयरली कोई कैटायन इनसॉल्युबल चीज बनाए, जिसके साथ भी होता है डिसॉल्व हो जाता है, जैसे AgNO3 इज सॉल्युबल, जबकि सिल्वर के बहुत मुश्किल से कुछ सॉल्युबल चीजें मिलेंगी। तो नाइट्रेट किसी का भी हो वो क्या होता है, सॉल्युबल। तो एक बार बताओ, अगर आप इसके साथ कर रहे हो तो सोच तो दिमाग में रहोगे नाइट्रेट बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा नाइट्रेट, क्या चीज करेगा? ये सल्फाइड आपके सामने HNO3 है, एनी गेस व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, एनी गेस? इसमें रिएक्शंस पढ़े आप लोगों ने, कुछ दिमाग लगाओ, कुछ सोचो। HNO3 का नेचर पहचानो, क्या ये एसिड है? हाँ सर। स्ट्रॉन्ग एसिड है? बिल्कुल सर। और खास बात क्या है? इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल। तो दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड और साथ में क्या है, अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जहां पे आपको एसिड ऐसा लेना हो कि जिसके पास अपनी ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक भी हो, तो आप HNO3 को ले लो। क्या फायदा है कि ये जो सल्फाइड है ना, PbS या S-2, पहली बात तो बेटा ये बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जितना भी पार्ट है ये जैसे ही मिलेगा नाइट्रेट के साथ एसिडिक मीडियम में HNO3, तो ये सल्फर की टर्बिडिटी, बहुत देर अगर आपने इसको बॉयल किया तो फाइनली सल्फेट बन जाएगा, वरना ये सल्फेट के फॉर्म में ही सल्फर के फॉर्म में ही टर्बिडिटी बन के बाहर निकल जाएगा। तो जब बाहर निकल गया ये, तो ये फ्री हो गया ना आयन, तो ये नाइट्रेट के साथ सॉल्युबल। तो इसमें सब के सब सॉल्युबल हो जाते हैं, सिर्फ एक बहुत जिद्दी रहता है, एकदम जिद बना लेता है, उसको डिसॉल्व भी नहीं होना है, वो है मर्क्यूरी। HgS इज इनसॉल्युबल, रेस्ट ऑल ऑफ देम बिकम सॉल्युबल। Pb नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्वस। कॉपर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया, एक्वस। सबके सब सॉल्युबल हो जाते हैं। Cd नाइट्रेट के फॉर्म में हो गया बेटा, एक्वस ना। BiNO3 होल थ्राइस, एक्वस। ये सभी के सभी सॉल्युबल हैं, सिर्फ पहला वाला ही जो होंगे पंजाब के कुत्ते बताया था, उसमें पहला वाला Hg जो है वही इनसॉल्युबल है इन फॉर्म ऑफ सल्फाइड। तो इससे आपको क्या दिमाग में लगता है, इसका मतलब ये इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत ही खराब रही होगी, तभी तो आप डेटा चेक करना, उसमें आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि कितना पैथेटिक होता है HgS, इतना कम सॉल्युबल है ये। इसलिए ये उतना भी नेसेसरी आयन नहीं देता है कि जिसको, क्योंकि भाई जब ये फ्री होगा तभी तो HNO3 उसको आगे लेके जाएगा, निकला ही नहीं तो कैसे लेगा? तो इनमें तो फिर भी इक्विलिब्रियम को अब फॉरवर्ड शिफ्ट करता जाएगा, वो HgS इज पैथेटिकली इनसॉल्युबल आप बोल सकते हो, राइट? मतलब तो ये आगे सारे सॉल्युबल, तो आपका एक तो सेपरेट हो गया। कौन सा सेपरेट हो गया? HgS। प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आप उसको फिल्टर करके बाहर निकाल लो, और ये फिल्ट्रेट रख लो। फिल्ट्रेट मतलब जो आपका एक्वस सॉल्यूशन है। अब बताओ इन चारों में क्या डिफरेंस है, कैसे हम इनमें से एक को अलग कर लें? याद करो कोई ऐसा, क्योंकि अब तो ये सब सॉल्युबल है, सॉल्युबल से इनसॉल्युबल बनाना आसान है, इनसॉल्युबल से सॉल्युबल जाने में पूरा हालत खराब हो जाएगा। अब ये सोचो ये सारे के सारे सॉल्युबल हैं, अब इनसे सेलेक्टिवली एक कैटायन को प्रेसिपिटेट करो, दिमाग लगाओ,
नेगेटिव आयन को अपने दिमाग में लेके आओ और जरा सोच के बताओ कि कौन सा नेगेटिव आयन में से इनमें से ऐसा नेगेटिव आयन चूज करो जिससे इनमें से कोई एक ही प्रेसिपिटेट बनाए, सब सॉल्युबल हो जाए। तो जरूर आपका दिमाग कहां जाना चाहिए, ऐसे नेगेटिव आयन में विच आर मोस्टली सॉल्युबल, उसमें से पिकअप करो, दिमाग लगाओ, सोचो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या आएगा वो? सल्फेट। क्योंकि सल्फेट के साथ हमें मालूम है कि भाई सल्फेट सभी का मोस्टली सॉल्युबल होता है। किसका इनसॉल्युबल है? किसका इनसॉल्युबल है? हाँ, तो आप यहां अगर सल्फेट डाल दो, सोडियम सल्फेट H2SO4, तो ये PbSO4 का पीपीटी मिल जाएगा आपको, एंड बाकी सब अभी भी सॉल्युबल है। लेड प्लस 2 गायब हो गया, अब सॉल्यूशन में आपके पास कॉपर 2+ है, कैडमियम 2+ है, एंड बिस्मथ 3+ है। अब ये 3 बचे, तो आपने इसको भी अलग कर लिया भाई, लेड सल्फेट को। अब ये 3 में से, अच्छा, लेड सल्फेट इज सॉल्युबल इन अमोनियम एसीटेट, क्योंकि एसीटेट का। अच्छा, इनके बारे में, इनमें मुझे सिलेक्टिवली एक को गायब करना हो तो अब यहां पे रोल आता है अमोनिया का। क्यों? क्योंकि अमोनिया डी ब्लॉक के कैटायंस के साथ सॉल्युबल चीज बनाता है, बट पी ब्लॉक के कैटायंस के साथ सिर्फ वो OH- ही प्रोवाइड करता है। अमोनिया का 2 रोल होता है बेटा। अमोनिया कभी भी आप ऐड करते हो तो इसका डबल रोल होता है। एक तो ये कि ये OH- प्रोवाइड करता है लिटिल अमाउंट, तो चांसेस क्या होते हैं हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनने का। दूसरा, अच्छा कॉम्प्लेक्स बना सकता है, एज अ लाइगेंड ये काम कर सकता है। लेकिन लाइगेंड किसके लिए काम करता है? मोस्टली डी ब्लॉक के लिए। तो इन दोनों में डी ब्लॉक के कैटायन कौन से हैं? कॉपर एंड कैडमियम। तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स? तो ये किनारे वाले हैं, किनारे वाले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का बनाते हैं, तो ये बन जाएगा कॉपर अमोनिया होल 4 सल्फेट आयन, क्योंकि सॉल्यूशन में सल्फेट था, हमने वो डाल रखा था। ये बना दो या नाइट्रेट बना दो, फर्क उससे कुछ खास पड़ता नहीं है, बेसिकली ये सॉल्युबल हो गया। कैडमियम अमोनिया होल 4 सल्फेट, ये भी सॉल्युबल हो गया। बच्चों, ये कॉपर का कलर ब्लू होता है जबकि ये कलरलेस होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कॉपर +2, और कॉपर +2 का कॉन्फ़िगरेशन D9 होता है, और D9 में DD ट्रांजिशन पॉसिबल है, जबकि कैडमियम 2+, तो यार जिंक वाले ग्रुप का है, ये तो D10 होता है, इसमें DD ट्रांजिशन नॉट अलाउड, इसलिए इसका कोई कलर नहीं होता है। तो ये ब्लू कलर का ये भी सॉल्युबल है। कौन इनसॉल्युबल हो गया? बिस्मथ को ये हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड करके BiOH होल थ्राइस का पीपीटी मिल गया, व्हाइट BiOH होल थ्राइस का क्या मिल गया आपको? व्हाइट प्रेसिपिटेट। याद रहेगा सबको? बोलिए बोलिए भाई। हाँ, अब आपने क्या कर लिया? अचीवमेंट अब आपके पास ये आ गई है कि आपने बिस्मथ को भी अलग कर लिया अभी भी, लेकिन ये दोनों बचे रह गए। इनको कैसे अलग करें? तो खैर देखो, इनमें बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। अगर मान लो सोल्यूशन कलर्ड है तो पक्का कॉपर तो है ही, क्योंकि उसी का कलर ब्लू होता है। अगर कलरलेस है तो 2 पॉसिबिलिटी, या तो दोनों नहीं है, या अगर है तो कैडमियम। तो चलो जो भी आए, अब इसके बाद क्या करते हैं? बोलते हैं इसके अंदर KCN डालो आप, पोटेशियम साइनाइड। ध्यान रखना, इट इज अ पॉइजन। KCN इज अ पॉइजन फॉर अस। तो बहुत अच्छे से इसको हैंडल करते हैं। तो KCN ले लिया। अब इसके बाद इसमें जैसे ही ऐड करोगे बेटा, तो ये दोनों बताओ, अमोनिया ज्यादा पावरफुल लाइगेंड है या साइनाइड ज्यादा पावरफुल लाइगेंड है? विच इज मोर पावरफुल लाइगेंड? साइनाइड। याद करो, लाइगेंड में मैंने आपको, अरे यार कोऑर्डिनेशन कभी गलती से भी मत छोड़ना, ठीक है ना?
प्रायोरिटी कर लो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, कोऑर्डिनेशन, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, ये दोनों मतलब इक्वली इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, अगर आपसे इनऑर्गेनिक कुछ नहीं होता है तो कम से कम कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, मेटलर्जी एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, इतने भी कर ले जाओगे तो भी आप बहुत अच्छा कर ले जाओगे इनऑर्गेनिक में। इतने में ही आपका बहुत भला हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। अगर आप नाइट्रोजन नहीं पढ़ पा रहे हो, इस सारे ब्लॉक केमिस्ट्री में एकदम टाइम नहीं मिल रहा है, कोशिश तो करो सब करके जाने के लिए, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो भी, और उसमें भी अगर मेरे से पूछो कि सर ब्लॉक केमिस्ट्री में क्या ऐसा कर लें सिलेक्टिवली, तो मैं बोलूंगा यार ब्लॉक केमिस्ट्री में ना जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ ही चुके हो तो बस ना ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर्स देख लो और थोड़ी बहुत हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड चीजें जहां जहां पे भी आती हैं, बस इतना भी देख लोगे तो आपका बहुत काम हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब तो ये बच्चों हो गया, केसीएन डालेंगे तो साइनाइड इज अ पावरफुल लाइगेंड, CO इज अ पावरफुल लाइगेंड, इन इज अ पावरफुल लाइगेंड। तो ये जब पावरफुल लाइगेंड आपके सामने आते हैं तो ये इनके साथ बनाता है। और मैंने याद करो, मैंने बताया था आपको कि ये जो पावरफुल लाइगेंड होते हैं ना COCN, ये तो ऑलमोस्ट बोल लो सारे कॉम्प्लेक्सेस में EAN फॉलो कराता है, और सिमिलरली साइनाइड भी EAN को काफी हद तक प्रमोट करता है। तो अब इंटरेस्टिंग चीज देखना, इसी पे ही डिफरेंस है। अरे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब समझते हो सब लोग कि भाई इलेक्ट्रॉन लेने देने के बाद कहां पहुंच जाए, 36 तक। अरे मतलब 36 का मतलब नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो बताओ भाई, कॉपर यहां पे रखा है मैंने और ये 2+ में है, कॉपर 2+ में है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए कॉपर 2+ में? तो भाई इसका 29 होता है तो अभी 27 हो गए। EAN पाने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 36 होना है ना, नियरेस्ट नोबल गैस तो 36 है। 36 बनने के लिए कितने चाहिए बोलो यार? हाँ, 9। क्या 9 साइनाइड आयन प्रोवाइड कर सकता है कभी? क्या 9 इलेक्ट्रॉन साइनाइड प्रोवाइड? अरे एक सिंगल साइनाइड आयन तो हमेशा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। 4 साइनाइड आयन डालोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन ही तो प्रोवाइड करेगा। तो यही रीजन है कि ये कॉपर +2 सबसे पहले साइनाइड से कॉपर +1 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये CN अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके ये गैस बना लेते हैं, और ये Cu+1 साइनाइड का प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। फिर ये जाकर के साइनाइड आयन के साथ रिएक्ट करके अब देखो कॉपर +1 यानी +1 करने का मतलब ये कितना हो गया 28। तब अब यहां कितना चाहिए 8, तो अब यहां 4 साइनाइड आयन मिलता है। तो यानी जब आप केसीएन डालते हो तो दोनों अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कैडमियम अमोनिया का जो कॉम्प्लेक्स है, या सिंपल कैडमियम भी साइनाइड के साथ रिएक्ट करके एज इट इज सॉरी 2+ बोल रहा हूं, अब तो -2 हो जाएगा ना। अरे साइनाइड पे -1 है, -4 एंड +2, जबकि आपका बेटा कौन सा कॉपर अमोनिया, ये सबसे पहले केसीएन के साथ डालते ही ये क्या बनाता है, सबसे पहले ये CuCN एंड प्लस साइनोजन गैस, और बाद में फिर केसीएन के साथ रिएक्ट करके ये CuCN होल 4। ध्यान रखना ये डिफरेंस है दोनों में, ये 3- होता है क्योंकि यहाँ +1 और ये -4 मिला के कितना चार्ज आया -3, तो ऊपर 3-। अब इंटरेस्टिंग है कि अब इनको फर्दर अगर आप H2S डाल दो तो ये CDS का येलो प्रेसिपिटेट देते हैं, जबकि यहाँ H2S डाल भी दो तो कुछ नहीं होता है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है इसकी कंपैरिजन में। तो एकदम लास्ट स्टेप में H2S से दोनों सेपरेट होते हैं। ये PPT बन गया और ये सॉल्युबल का सॉल्युबल ही रह गया। ये है ग्रुप 2 का सेपरेशन टेक्निक। मैं आपको 3 मिनट का टाइम देता हूं इसको दिमाग में सेट करने के लिए। सबसे बड़ा यही है, इसके बाद सब आसान है, बहुत आसान है। सेट करो एकदम बढ़िया से।
हाँ जी बच्चों, हो गया। चल प्रेम खड़े जाओ, बताओ पहले 2A 2B को सेपरेट कैसे करते हैं सल्फाइड। 2A सल्फाइड एंड 2B सल्फाइड को कैसे अलग करते हैं, क्या ऐड करते हैं आप? NH4S2 येलो अमोनियम सल्फाइड। तो कौन प्रेसिपिटेट रहेगा? 2B सॉल्युबल होता है और ये PPT रहता है। 2A सल्फाइड का प्रेसिपिटेट, 2A का मतलब वही 5 कैटायन थे HgS से लेकर के पूरा। अच्छा 2A सल्फाइड प्रेसिपिटेट अब अलग हो गए, तो अब प्रेसिपिटेट को HgS हमारे पास है, फिर क्या है Pb, फिर ये सभी के सभी हैं। अब इनको कैसे करोगे, ये सारे प्रेसिपिटेट है, कैसे करें अब अलग, जल्दी बोलो। सल्फेट के साथ, ये ऑलरेडी प्रेसिपिटेट है, सल्फेट डाल करके क्या फायदा होगा, सबके सब तो ऑलरेडी प्रेसिपिटेट है। बोलिए। हाँ बिल्कुल, पहले HNO3 डालते हैं और बॉयल करते हैं, तो उसमें HgS अभी भी डीट की तरह बैठा रह जाता है, बाकी सब नाइट्रेट के फॉर्म में सॉल्युबल हो जाता है। कैसे सॉल्युबल होते हैं ये सब नाइट्रेट के फॉर्म में, रिएक्शन क्या होता है? PbS के साथ HNO3 डालेंगे तो क्या रिएक्शन होगा, क्या बनेगा बताओ? PbNO3 होल ट्वाइस एक्वस, साथ में ऑक्सीडाइज करेगा तो ये तो NO बना रहा होगा ना, और किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है? सल्फर को। कहां से कहां तक? से कहां तक? S तक। मेनली सल्फर की टर्बिडिटी आती, और देर तक गर्म करोगे तो हाँ सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गए, सारे सॉल्युबल हो गए। अब इनके बाद क्या करें? हाँ अब जाके H2SO4 डालो, तो उससे PbSO4 PPT बन जाएगा। बाकी सब अभी भी सॉल्युबल है, क्योंकि सल्फेट तो कॉपर एंड कैडमियम एंड बिस्मथ सभी के सॉल्युबल ही होते हैं। अब क्या करें? हाइड्रोक्साइड, कौन सा हाइड्रोक्साइड, कौन सा हाइड्रोक्साइड डालूं? हाइड्रोक्साइड में भी हमारे पास दो ऑप्शन है, वीक एसिड में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस में अगर मुझे लेना हो, वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, और स्ट्रॉन्ग बेस लेना हो तो NaOH है। मैं कौन सा यूज करूं? अमोनियम वाला। क्यों नहीं NaOH यूज कर रहा हूं? क्योंकि NaOH डालते ही सभी के सभी प्रेसिपिटेट दे देंगे। इनमें से कोई भी एम्पोट्रिक नहीं है, ध्यान रखना, कॉपर कैडमियम बिस्मथ कोई एम्पोट्रिक नहीं होता। अमोनिया डालने का एक और पर्पस ये है कि अमोनिया वाटर डालने से, मैंने बताया था, ये कॉम्प्लेक्स भी बना सकता है, तो D ब्लॉक वालों के साथ कॉम्प्लेक्स एंड P ब्लॉक वाले को हाइड्रोक्साइड, जबकि शुरुआत में तो ये सभी के हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट ही देता है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड किसी के भी सॉल्युबल नहीं होते। लेकिन सॉरी BiOH होल राइस, लेकिन खास बात यहाँ पे क्या है कि ये दोनों अमोनिया के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का।
ये दोनों सॉल्युबल हो जाते हैं। इनमें इन दोनों कॉम्प्लेक्स में कोई डिफरेंस? हाँ सर, कलर इसका क्या होता है? ब्लू। कैसे मालूम? कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, D9 से हमें याद रहेगा। स्टेबल रहने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। और ये हमारा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे अलग करने के लिए? सबसे पहले KCN डालेंगे। KCN में ये दोनों अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। ये पहले रेडॉक्स की तरह रिएक्ट करके कॉपर+1 में जाएगा और फिर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और बाद में हम H2S डाल देंगे साथ में, तो CDS प्रेसिपिटेट बन जाता है, जबकि कॉपर का नहीं बनता। तो हमने पांचों अलग कर लिए। बोलिए इतना ध्यान रहेगा? अब एक एक के रिएक्शन बैठ जाओ। अब एक एक के रिएक्शन देखते हैं। भाई हमने पांचों अलग कर लिए, अब एक एक इंडिविजुअल के रिएक्शन। तो सबसे पहले आ जाओ बात करते हैं HGS। क्यों? क्योंकि ये बहुत आसानी से आपको दिमाग में आ जाएगा ग्रुप 1 से रिलेटेड। भाई जो हमारा SNO3 में भी बॉयल करने से डिसॉल्व नहीं हुआ, उसको डिसॉल्व करने का एक ही तरीका है। कौन सा? कैसे घोलें इसको? डिसॉल्व कैसे करें? क्या तरीका है डिसॉल्व करने का? दिमाग लगाओ। एक्वारेजिया, जो कहीं ना घुल रहा हो उसको एक्वारेजिया में घोल दो भाई। वन इज टू 3 एक्वारेजिया। एक्वारेजिया में डालोगे तो ये बन जाएगा HgCl2, जो कि सॉल्युबल है। अब क्या इसका टेस्टिंग मैंने नहीं बताया है? HgCl2 हमने पिछले बार भी तो वही किया था। एक्वारेजिया से कैलोमल जो बन रहा था हमारा ब्यूटीफुल ब्लैक, उसको तो हमने यही बनाया था, और उसके बाद सारे रिएक्शन वही है। 10+2 से इसको आप एक एक करके रिड्यूस करते जाओ, नेस्लर्स रिएजेंट बना दो, जो मर्जी करना हो कर लो आप, आपके पास इतने सारे रास्ते हैं। तो ये हमने टेस्टिंग पहले ही खत्म कर दिया है। ओवर। देखो धीरे धीरे, बाकी लेड की भी हमने पहले ही कर ली है, दोनों खत्म हो गए। कितना आसान है। इसमें सेकंड वाले में सिर्फ ये याद करना है टेस्टिंग में, एक अलग से। लेड का हमने पहले ही खत्म कर लिया है। अब बच कौन से गए? 3 चीजें। कौन कौन सी? कॉपर, कैडमियम एंड बिस्मथ। तो हमने अलग करने में तीसरा कौन अलग किया था? बिस्मथ को। तो बिस्मथ की टेस्टिंग देख लेते हैं। बच्चों ध्यान देना, बिस्मथ हाइड्रोक्साइड है हमारे पास। ये कैसा होता है? ऑफ कोर्स बेसिक। सभी बेसिक ही होते हैं, ये तीनों के तीनों बेसिक होते हैं। ऑल आर बेसिक ओनली। लेकिन हमें ये मिल गया। तो अब इसके टेस्टिंग क्या होगी कि भाई अगर आप HCl डालोगे तो एसिड बेस रिएक्शन करके ये क्या बना देगा? BiCl3। और इसको अगर आपने वाटर में डाल दिया सिर्फ हाइड्रोलिसिस के लिए, तो याद करो मैंने नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ाया था, ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। उसमें बताया था कि एंटीमनी एंड बिस्मथ ये ऑक्सी बना देते हैं, BiOCl बना देते हैं। जबकि एंटीमनी बिस्मथ के अलावा ऊपर वाले जैसे PCl3 है, तो वाटर के साथ प्रॉपर हाइड्रोलिसिस करके H3PO3 बनाता है। मैंने बताया था आपको। और ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है, वाइट, हाइड्रोलिसिस करने के बाद। बिस्मथ का HCl के साथ ये हो गया। अगर हम KI ले लें तो ये BiI3 बना लेता है, जो कि ब्लैक होता है। बेटा याद रखना, आयोडाइड बहुत कम है जो ब्लैक होते हैं। आयोडाइड ज्यादातर कैसे कलर के होते हैं? येलो। मतलब अगर ऐसे बात करें, हम किसकी बात करें? हार्ड आई मीन जो हैवी मेटल आयंस है, जैसे AgI येलो, PbI2 येलो, है ना? तो लेकिन यहां ब्लैक है, बिस्मथ का ब्लैक, याद रखना। अब अगर फिर से आप आयोडाइड डाल दिए एक्सेस में, तो अब जाकर के ये कलर्ड हो जाएगा, BiI4, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कंपाउंड बना देगा। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ टेस्टिंग है, ये कुछ टेस्टिंग है किन से रिलेटेड बेटा?
बिस्मथ से रिलेटेड। ध्यान रखना ये ऑरेंज कलर है। अच्छा पता है, अगर जैसे क्लोराइड को वाटर में हाइड्रोलाइज कराया, वैसे आयोडाइड को भी वाटर में हाइड्रोलाइज कराओगे तो यही बनेगा BiOi। ये भी ऑरेंज होता है, ऑरेंज येलोइश ऑरेंज के रेंज में। ये याद करना है आपको, ठीक है, बिस्मथ की ये चीज। और क्या भाई, अगर आप इसको रिड्यूस कर दो, बिस्मथ +3 को रिड्यूस भी किया जा सकता है। बिस्मथ क्लोराइड है, इसको आप रिड्यूस कर सकते हो। कैसे? आप यूज कर लो Na2SnOH का होल 6 या होल 4 ले लो। 6 लोगे तो यहाँ पे Na4 आ जाएगा। 10+2 वाला है, देखो 6 - 4 + 2 है ना, 10+2। और ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये बिस्मथ को Bi में कन्वर्ट कर देगा। ये भी ब्लैक ही होता है। तो याद रखना बिस्मथ की दो चीजें ब्लैक है, एक खुद बिस्मथ और दूसरा उसका आयोडाइड सिर्फ, ये ब्लैक है। उसके अलावा एक्सेस में डाल दोगे तो कॉम्प्लेक्स ऑरेंज है, और हाइड्रोलिसिस कराने के बाद आयोडाइड वाली चीजें ऑरेंज है, बाकी इधर व्हाइट है। तो ऐसे करके बिस्मथ का भी टेस्टिंग हो गया। इतने ही टेस्ट हैं, 4-5 जो भी मैंने लिखवाए हैं। बिस्मथ भी खत्म। कॉपर एंड कैडमियम बच गए। कॉपर एंड कैडमियम, मैक्सिमम तो रिएक्शन मैंने इनके लिख ही दिए। जो अलग से है वो आप समझ लो। अलग से कौन सा है कि कॉपर +2 ना, K4FeCN6 जो येलो कलर का कंपाउंड है, ये बड़ा यूज होता है। K4FeCN6 बहुत यूज आता है। इसके साथ चॉकलेट ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट देता है, Cu2FeCN। चॉकलेट जब भी दिमाग में लेके आओ, आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो, खुद खा रहे हो, तो आपके दिमाग में ये प्रेसिपिटेट आना चाहिए, अभी से लेके IIT JEE एग्जाम तक। चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट। और ऐसे सोचो ना, चॉकलेट का कलर काफी रिजेंबल करता है कॉपर के आसपास, तो याद रहेगा ऐसे। चॉकलेट ब्राउन दिमाग में लेके आओगे तो मेटल कौन से रिलेट करेगा? कॉपर को ना, क्लोज होते हैं ना। हाँ एग्जैक्टली नहीं है, कॉपर को काफी टाइम ऐसे रख दो तो गंदा पड़ जाता है ना वो, मतलब पूरा जो कोटिंग हो जाती है उसके ऊपर ऑक्साइड और इन सब चीजों की विदरिंग की वजह से, तो वो चॉकलेट जैसे ही दिखेगा ना। तो चॉकलेट ब्राउन कॉपर +2 का ध्यान रखना, ये कलर होता है। और ये कंपाउंड कौन है? K4FeCN6। ये भूलना मत, यहाँ K4 ही है, ये +2 वाला कंपाउंड है, आयरन +2। पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोलते हैं इसको, पोटेशियम फेरो CYANIDE, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट विद पोटेशियम फेरोसाइनाइड। याद रहेगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये इसका बिल्कुल ही कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है, ये चॉकलेट ब्राउन और कोई बनाता ही नहीं है। हो गया बच्चों याद? हाँ, बाकी कैडमियम के मैंने सारे आपको टेस्ट बता ही दिए हैं, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रिएक्शन अब बचा है ही नहीं अदर देन दिस वन। तो वी आर डन विद द होल ग्रुप। देख लो कितने कम बचे रह गए अगर आप आइसोलेशन सेपरेशन का ध्यान में रखो। तो हमारा पूरा का पूरा ग्रुप 2 खत्म हो गया। क्लियर? ग्रुप 3 बहुत आसान है, 4 और भी ज्यादा आसान है। ग्रुप 2 तक ही जो सरदर्द था वो था, तो इतने दिमाग में रख लो अच्छे से रिएक्शन। 2 मिनट का टाइम लो, मैं मिटा के फिर अगले ग्रुप पे जाता हूँ। लिखो अपने से, ये जो चीज सुना है तुमने उसको अपने से लिखने की कोशिश करो रफ नोट्स पे। पता है
इंटरेस्टिंगली जब हमारे सर ने मुझे पढ़ाया था ये टॉपिक, तो ये एक ऐसा चैप्टर था जिसमें उन्होंने बोल दिया था कि पेन पेपर कुछ लेना ही नहीं है, चुपचाप बैठ के सुनोगे और वो धीरे धीरे एक एक चीज बताते चले गए रिएक्शन, और बोले कि जितनी भी चीजें मैंने पढ़ा दी है घर जा करके इसको लिखने की कोशिश करो याद करके। ना उन्होंने नोट्स प्रोवाइड किया ना कुछ, तो इतना प्रेशर था क्लास के अंदर कि यार किसी भी तरीके से याद हो जाना चाहिए, नहीं तो क्या लिखेंगे हम जाके घर पे। और वो सिर्फ ऐसे ही नहीं कर रहे थे, यहाँ लिख रहे थे और उसके बाद 1 मिनट देके उसको पूरा मिटा के फिर किसी से भी रैंडमली खड़ा करके पूछते। इससे क्या होता है ना कि आप प्रेशर में, थोड़ी नर्वसनेस में एकदम फटाफट फटाफट याद कर जाते हो। इसको नोट बनाने ही नहीं दिया क्लास में, और इसीलिए जब मुझे पढ़ाने वाला जब टाइम आया तो मेरे पास उसका नोट्स रेडी था ही नहीं। और आप नेचुरली IIT JEE के बाद इतना टाइम मिल जाता है, साल 2 साल, साल 1.5 साल के बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो तक भूल ही गया सब। हाँ यार, जब आप रिवाइज करो, अब कोई यूज का था नहीं वहां पे जाने के बाद, तो गेटवे वैसे किसी तरीके से एंट्री कर लो। हाँ जी, चले आगे बढ़े। बहुत फर्क पड़ता है यार, पढ़ाने के तरीके से बहुत फर्क पड़ता है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। हो गया, सेट हो गया। आ जाओ 3 की टेस्टिंग के बारे में सोचते हैं। तो हमने क्या डाला था बेटा, क्या ऐड किया है 3 में? क्या टेस्टिंग किया है हमने? लेकिन अभी इससे पहले वाले में हमने क्या ऐड किया था? HCl के साथ साथ H2S। तो प्रॉब्लम पता है इसका क्या है कि अगर आयरन 3+ है ना, तो H2S इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो, तो ये इसको आयरन 2+ में कन्वर्ट कर देता है। तो हम ये चाहते हैं कि जितना H2S वगैरह सॉल्यूशन में है या आयरन +2 है, ये सब के सब HNO3 डाल करके पहले बॉयल किया जाता है थोड़े टाइम तक। याद करो मैंने क्या बताया, प्रेसिपिटेट आपने अलग कर लिए, जो फिल्ट्रेट है उसको दूसरे किसी टेस्ट ट्यूब में रख लोगे, और इसके अंदर 3, 4, 5 कभी सॉल्यूशन फेंकते नहीं है। फर्स्ट कर लिया, जो फिल्टर बच गया, फिल्ट्रेट जो बच गया है सॉल्यूशन, उसको हम अगले वाले टेस्टिंग के लिए रोक लेते हैं, तभी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी में। तो ये हमारे पिछले वाले से, मैंने पिछले वाले में क्या किया था कि भाई हमने H2S एंड क्या डाला था, HCl, ये दोनों मिक्स किया, तो जो PPT बने उनको मैंने अलग कर लिया, सॉल्यूशन जो बचे, इन सॉल्यूशन को अगली वाली टेस्ट यानी ग्रुप 3 की टेस्टिंग से पहले इसमें HNO3 डाल के इसको बॉयल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि H2S जो डिसॉल्व फॉर्म में है इसके अंदर, एंड जो आयरन +2 बन चुका है, उसको वापस से आयरन 3+ में लेके आओ, वरना यहाँ पे मिसिंग हो जाएगा ग्रुप 3 की टेस्टिंग में, वो दिखेगा ही नहीं आपको अगर आपने HNO3 नहीं डाला, तो आयरन होते हुए भी आप पकड़ नहीं पाओगे उसको। क्योंकि आयरन +2 हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी नेचुरली आयरन +3 से ज्यादा होगी, क्योंकि हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबिलिटी बड़ा आसान है, आयनिक कैरेक्टर मोर तो वो ज्यादा सॉल्युबल। तो ये सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड है, तो ये डिसॉल्व ही नहीं होगा बेटा, मतलब ये सॉरी PPT बनाएगा ही नहीं आयरन +2, तो आप आयरन को डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पहले इसको बॉयल कर लो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, सल्फर को भी गायब कर देगा निकाल करके, और आयरन 2+ को 3+ में कन्वर्ट भी कर देगा। मिल गया आपको 3 वाली चीजें। अब बॉइलिंग करने के बाद अब आप फिर से जो बचे हुए हैं उनकी टेस्टिंग करो। तो भाई इसमें एल्यूमिनियम है, आयरन है, क्रोमियम है, और अदर आयंस भी हैं। अदर मतलब ये नीचे वाले जो मैं बोल रहा हूं। अब इनमें मैंने क्या डाला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर। क्या बना? तो सर प्रेसिपिटेट और प्लस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कौन होंगे? ये 4, 5 वाले सब नीचे। प्रेसिपिटेट को मैंने अलग कर लिया। इस PPT में क्या होगा? तो भाई तीनों के हाइड्रोक्साइड, AlOH होल थ्राइस, FeOH होल थ्राइस, CrOH होल थ्राइस, सभी के कलर मैंने बता दिए। ये येलोइश ब्राउन होता है, ये ग्रीन होता है, और ये जिलेटिनस व्हाइट। अब मिल गए। अब अच्छा, ये सॉल्यूशन को फिर से आप अलग कर लो, अगले वाले के टेस्टिंग के लिए सोचना आप आगे। अब मैं क्या करूंगा, इनके फिर से सेपरेशन करेंगे। ये सभी सॉलिड है, कैसे सेपरेट करूं, सेपरेशन कैसे करूं तीनों का? इनकी प्रॉपर्टी को देखो, पहचानो। ये हाइड्रोक्साइड हैं, क्या इनमें
कोई बेसिक एंड कोई एम्फोट्रिक है? कोई अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकता है? अगर हम ऐसा सोचे तो हमें कुछ आइडिया मिलेगा। तो आंसर पहले आ जाओ, इनके एसिडिक बेसिक नेचर पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो भाई बताओ प्यारे बच्चों, बताइए। हाँ बताइए, इन तीनों का नेचर बताइए। पीपीटी है, सॉलिड सॉलिड सारे पीपीटी है। फर्क ये है कि ये कलर्ड है, ये कलर्ड है, और ये। हाँ बताइए क्या डिफरेंस है भाई इनमें? इसका नेचर कैसा है? फेरिक हाइड्रोक्साइड का नेचर क्या है? इज इट एसिडिक, बेसिक, एम्फोट्रिक, क्या है? तो भाई मेटल ऑक्साइड जब तक कि वो 5-6 वाले स्टेट में ना पहुंच जाए, 5-6-7, तब तक वो एसिडिक तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि मेटल हाइड्रोक्साइड तो बेसिक होते हैं। भाई नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। तो या तो ये बेसिक होंगे या एम्फोट्रिक होंगे। तो बताओ, मैंने एम्फोट्रिक का लिस्ट आपको पिक करके बताया हुआ था पिछले क्लास। बताओ इनमें कौन कौन से एम्फोट्रिक? बोलो आयुष्मान। एंड बस क्रोमियम? अरे बाबा, क्रोमियम भी एम्फोट्रिक है और ये भी एम्फोट्रिक है यार। एल्यूमिनियम को कैसे भूल जाते हो? एल्यूमिनियम पे ही तो लीचिंग फिनोमेना हमने किया था, उसी के एम्फोट्रिक नेचर होने के वजह से। यार कितने जगह पे वही एक ही रिएक्शन आएगा। सोचो, ये एक पॉइंट दिमाग में रखोगे तो मेटलर्जी में भी तुम्हें दिमाग लगेगा, यहाँ भी दिमाग लगेगा। कैसे भूल सकते हो यार एक ही चीज को कई जगह जब यूज करते हैं? तो एक जगह बैठ करके याद कर लो उसको, लिख करके कि ये रहा एम्फोट्रिक लिस्ट, अब मेरे दिमाग में सेट हो गया। सेट करने की आदत डालो, भागो मत चीजों से। अच्छा चलो यार बाद में याद कर लेंगे, बाद में कभी नहीं याद होता। जो चीजें आपको ट्रबल कर रही हैं उनको वहीं उनके साथ टाइम स्पेंड कर लो अच्छे से, एक ही बार याद हो जाएगा। फिर बार बार जहां यूज आएगा आप कभी स्ट्रगल नहीं करोगे। तो ये दोनों एम्फोट्रिक है और ये हमारा क्या होता है? बेसिक। तो बेसिक है तो अब आप दिमाग लगाओ, क्या यूज करोगे? NaOH डालो। NaOH डालोगे तो क्या होगा भाई? NaOH एम्फोट्रिक के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना देगा? सॉल्युबल। NaCrOH होल 4 सॉल्युबल। NaAlOH होल 4 सॉल्युबल। ये दोनों सॉल्युबल हैं। और FeOH होल थ्राइस PPT है, ये रिएक्ट करेगा ही नहीं क्योंकि ये बेसिक था। तो आपका ये अलग हो गया, सेपरेटेड। अब ये दोनों बच गए। बोलो भाई, इनको अलग करने का क्या तरीका है? अगर आपने CO2 यहीं पास कर दिया तो दोनों का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा फिर से, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही करते थे ना लीचिंग में, पहले इसको यहां पहुंचा दिया, फिर CO2 डाल के AlOH होल थ्राइस को रिकवर कर लेते थे। लेकिन यहां दोनों एम्फोट्रिक है, दोनों के दोनों, फिर क्या करें? तो हमारे दिमाग में ये आएगा कि यार देखो, क्रोमियम +3 है ना और एल्यूमिनियम +3 है, दोनों में डिफरेंस है। इसको हम हायर स्टेट तक लेके जा सकते हैं, इसको नहीं ले जा सकते हैं। एल्यूमिनियम मैक्सिमम 3 होता है, क्रोमियम का मैक्सिमम कहां तक जाता है? कहां तक जाता है क्रोमियम का मैक्सिमम? +6 तक। तो क्या करें हम? यहाँ H2O2 डाल दो, विच इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा? Na2CrO4। क्या कलर होता है भाई इसका? ये भी सॉल्युबल है, येलो। और ये तो भाई वहीं का वहीं रह गया, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि ये तो ऑक्सीडाइज ही नहीं हो सकता है। तो कई बार ना ये दोनों इकट्ठे लिखा जाता है, NaOH H2O2, ये प्रेसिपिटेट और ये क्रोमेट, और ये इसी फॉर्म में पहुंच गया। अब अगला स्टेप क्या है? अब इनमें CO2 पास कराओगे तो अब तो ये एम्फोट्रिक रेंज से वैसे ही बाहर चला गया है। क्रोमेट H2CrO3 का पार्ट है, H2CrO3 इज मच स्ट्रॉन्गर एसिड, तो ये H+ यहां से लेगा ही नहीं वीक एसिड से, क्योंकि CO2 को पानी में डालोगे तो क्या बनेगा? वाटर के साथ मिक्स होकर क्या बनता है? ये H2CO3 विच इज अ वीक एसिड। तो वीक एसिड इसको थोड़ी ना प्रोटॉन देगा, और देगा भी तो ये कोई अनस्टेबल स्पीशीज थोड़ी ना है। तो यहां से आपका AlOH होल थ्राइस प्रेसिपिटेट होके बाहर निकल जाता है, और साथ में ये सॉल्यूशन में Na2CrO4 का एक्व सॉल्यूशन रहता है। इतना सेपरेशन इजी है। जितने आगे चलते जाओगे ना रिएक्शंस कम होते चले जाएंगे। तो इसकी टेस्टिंग क्या है?
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की। यार जब सेपरेशन कर रहे हो तभी मिल गया है, खैर ये तो इसमें कुछ यूनिक बहुत ज्यादा नहीं है, बट फिर भी छोटे मोटे कुछ टेस्ट तो खैर है ही, कि जैसे ये एम्फोट्रिक है, HCl से रिएक्ट कराओगे तो AlCl3 बन जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। पानी में डालोगे तो हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स बना लेता है, AlH2O का होल 6 Cl3 हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स। आप बेस के साथ डालोगे डिसॉल्व हो जाएगा, NaAlH एक्वस, है ना। ऐसे ही हैं इसके। बाकी आपको याद है हमने एक टेस्टिंग किया था इसका, चारकोल कैविटी टेस्ट के बाद हमने कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट कराया था। मैंने बोला था इसको गर्म कर दोगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर हम कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ या कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ जब हम हीटिंग करते हैं तो ये कोबाल्ट का एल्यूमिनेट बनाता है, AlO2 COAlO2 होल ट्वाइस। और इसका कलर क्या होता है एल्यूमिनियम के साथ? रिनमैन ग्रीन किसके साथ होता है? जिंक के साथ। अरे 3 कलर बताए थे, पिंक कलर रिनमैन ग्रीन, थिनार्ड ब्लू किसके साथ होता है? एल्यूमिनियम के साथ। तो वहां की टेस्टिंग से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। तो और कोई बहुत ज्यादा एल्यूमिनियम की टेस्टिंग के लिए है ही नहीं। रही बात क्रोमियम की टेस्टिंग के लिए, तो हमारे पास बहुत सारे रिएक्शन है और हमने कई जगह पढ़ लिया उन रिएक्शंस को। एक जगह भी अगर आपका फोकस अच्छे से बन गया तो आपको हेल्प करने वाला है। कैसे? तो बताओ, आपके पास क्रोमेट है, क्या क्रोमेट का कभी यूज नहीं किया आपने? किया है सर, लेड के साथ। तो क्या बनता था? PbCrO4 येलो PBT। सिल्वर के साथ भी येलो प्रेसिपिटेट। और सर और बताइए, तो याद करो क्रोमेट का तो हमने एक टेस्ट और भी कराया था जिसको क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट बोलते थे। उसमें क्या करना है? H2SO4 ले लो और क्लोराइड आयन ले लो NaCl, और इसको बहुत स्ट्रांगली नहीं, मॉडरेट। तो ये क्या बनता है? हाँ, CrO2Cl2 का रेड वेपर, ये बाहर निकलता है, जिसको NaOH में डाल देने के बाद ये वापस येलो हो जाता है। इसकी टेस्टिंग देखो कितना करा दिया है। तो बचा इसमें कौन सा? देखो सबके रिएक्शंस हो चुके हैं, बचा इसमें कौन सा है? आयरन 3+। एंड आयरन 3+ का रिएक्शन आपको यहां सेट करना पड़ेगा। आयरन 3+ के मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, उसको याद करो आप। आयरन 3+ के रिएक्शन कौन कौन से हैं? तो पहली चीज तो बच्चों, आयरन 3+ आपने लिया है तो मोस्टली क्लोराइड के फॉर्म में मैं लिखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आयरन हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में था ही। पहले आप उसको कन्वर्ट कर लो, FeOH होल थ्राइस को HCl डालोगे, ये बेस है, ये एसिड है, रिएक्ट करके FeCl3 बना दी। अब FeCl3 हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेकर के इनऑर्गेनिक तक हर जगह इसका यूज आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहां कहां यूज आता है? तो एसीटेट के साथ ये रेड कलर कॉम्प्लेक्स, बहुत ही पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है वो, Fe3CH3CO का होल 6 एंड OH का एक बार चेक कर लो, इसमें OH का भी चेक करके बताओ, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इसका। एसीटेट के साथ मैंने आपको बताया होगा। OH होल ट्वाइस, ये है रेड कलर कॉम्प्लेक्स, ये पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये फॉर्मूला नहीं भी याद हो तो ये ध्यान हो कि रेड कलर बनता है तो इनफ है। अमोनियम HCN के साथ ये भी ब्लड रेड कलर बनाता है, CN का होल HCN होता है बेटा, HCN का होल थ्राइस, ये मेन कंपोनेंट है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स भी बनते हैं, मेन प्रोडक्ट यही है प्रेसिपिटेट। मतलब साथ में और भी चीजें बनती हैं इनके साथ।
लेकिन इसका मेन है प्रेसिपिटेट कौन सा, ब्लड रेड। पता है आपको, कभी एग्जाम में पूछ ले +2 +3 में डिस्टिंग्विश करो, तो आयरन 2+ अमोनियम HCN के साथ कुछ नहीं करता है, जबकि आयरन 3+ अमोनियम के साथ, तो ये इनकी टेस्टिंग भी है। इसको लिख लेना, जरूरी नहीं सारी चीजें नोट्स में मिले, वो एक रेफरेंस है बस आपके लिए। ये ब्लड रेट, तो ये इनका सबसे बड़ा डिफरेंस है। आयरन 2+ एंड 3+ में डिफरेंशिएट करना हो तो ये बहुत पिक्यूलियर रिएक्शन है। तो ये एसीटेट के साथ बनाया, आपको याद है इनॉल के साथ भी ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसीलिए FeCl3 टेस्ट करते हैं इनॉल के लिए। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में इनॉल का प्रेजेंस चेक करने के लिए हम FeCl3 डालते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा K4FeCN6, याद करो चॉकलेट ब्राउन वाला जो हमने कॉपर के साथ किया था। इसके साथ ये देखो +3 है, तो +3 और इस कॉम्प्लेक्स पे कैसे चार्ज है -4, तो Fe4FeCN6 होल थ्राइस, इसको बोलते हैं पर्शियन ब्लू या प्रूशियन ब्लू या डार्क ब्लू या रशियन ब्लू, कितने सारे नाम है इसके। समझ में आया? तो याद रहेगा ये। तो प्रूशियन ब्लू, ये ध्यान रखना, ये +3 में है और अंदर वाला किस में है, +2 में है। सिंपल सी बात है, कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ आयन एक्सचेंज हो गए, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन है ये PPT। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। याद रहेगा, ये कैसा कलर का होता है, ये येलो होता है, और ये कहां पहुंच गया, ब्लू में। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फिर आप कहोगे सर आप बार बार ये बोल रहे हो, और कोई तरीका है क्या, मतलब और कोई है क्या, तो बेटा है, एक और है, ध्यान रखना, वो K3FeCN6 के साथ है। तो K3FeCN6 और K4 में क्या डिफरेंस है, तो इसमें +3 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी 3 ये भी 3, तो ये बन जाते हैं FeCN6। देखो दोनों में ही, इस पे भी -3 है, इस पे भी +3, तो यही बन गया। ये कलर कौन सा होता है, ब्राउन, याद रखना। और ऐसे याद भी रहता है यार, येलोइश ब्राउन होता है ना आयरन +3, तो 3 दोनों हो जाए, अंदर बाहर दोनों, तो ब्राउन कलर का हो जाएगा। 3 ब्राउन कलर का हो जाएगा। इतना दिमाग में सेट करो जल्दी। है ना, चलो, तो याद हो गया।
इनके, तो आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी हो रहा होगा कि सर जैसे Fe+2 इसके साथ रिएक्ट करके कोई कलर नहीं देता, ये देता है, तो क्या Fe+2 का रिएक्शन इनके साथ कराएं तो क्या मिलेगा? तो आ जाओ देख लेते हैं। K4FeCN6 के साथ अगर आप कराते हो तो बेटा ये व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है K2FeCN6। ध्यान रखना दोनों ही +2 में होंगे, व्हाइट पीपीटी। ये डिफरेंस है सर। नेक्स्ट और क्या डिफरेंस है? ध्यान रखना आयरन +2 की मैं बात कर रहा हूं, ये बल्कि लिख लेना, डिफरेंस बिटवीन Fe2+ एंड Fe3+, इन दोनों में डिफरेंस। अगला क्या है डिफरेंस कि Fe2+ को अगर आपने ध्यान से K3FeCN6 के साथ ले लिया तो पता है पहले के जमाने में क्या लोग सोचते थे कि ये Fe+2 बाहर है और अंदर वाला +3 ऐसे ही है, मतलब ये सिर्फ प्रेसिपिटेट दे दिए। तो इंटरेस्टिंगली कलर वही आ रहा था, रशियन ब्लू वाला ही, एग्जैक्ट आइडेंटिकल। बट लोग सोच रहे थे ऐसा कैसे हो सकता है, हमने इसमें तो पहले बाहर वाला +3 डाला था, अंदर वाला फेरोसाइनाइड, और यहाँ पे तो हमने उल्टा किया है, बाहर +2 डाला है, अंदर +3। तो उन्हें लगा नहीं था कि अंदर सेम ही प्रोडक्ट बन रहा है। बट बाद में स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेस्ट से कंफर्म हुआ कि ये कॉम्बिनेशन, और ये बाहर +2 और अंदर +3 डालो या बाहर +3 और अंदर +2 डालो, दोनों में ही कंपाउंड यही बनता है। कौन सा? FeCN6, सॉरी थ्राइस नहीं, यहाँ 4 था ना, मतलब एग्जैक्ट सेम बनता है। तो पहले इसका जो नाम था वो टर्मबल ब्लू बोलते थे, TURNBULL, ब्लू, इसका नाम टर्मबल ब्लू है। ध्यान रखना ये सिर्फ नाम बदल के जानबूझ के रखा गया इसका, उन्हें लगा कि यार ये अलग कंपाउंड है, इसका नाम सेम मत रखो, कंफ्यूजन होगा। लेकिन बाद में स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चला ये क्यों हुआ। अगेन सेम रीजन कि आयरन 3 से इसको ऑक्सीडाइज कर लेता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जैसे ही ऑक्सीडाइज करेगा तो ये +3 में पहुंच गया, और ये खुद कहां पहुंच गया? Fe+2 में। और अब ये रिएक्ट कर जाते हैं, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया पहले ही, और उसके बाद कन्वर्जन। समझ में आ रहा है? तो देखो वो भी डिफरेंस है कि यहाँ पे FeCN6 डाल रहे हो आप इसके साथ K3FeCN6, तो ये ब्राउन दे रहा है, जबकि Fe+2 के साथ यानी फेरस क्लोराइड के साथ डाल रहे हो तो वो ब्राउन नहीं बल्कि प्रूशियन ब्लू दे रहा है, या टर्मर ब्लू उसका नाम देता है। कंपाउंड सेम ही। अच्छा दूसरा, इनमें जब हम +2 वाला चीज डालते हैं तो रशियन ब्लू मिलता है, यहाँ +2 वाला डालने से व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। यहाँ तो ये 3-4 रिएक्शन ऐसे हैं बच्चों जो कि आयरन को और बाकियों को अलग बनाते हैं। तो अगर आप इनको अच्छे से दिमाग में सेट कर पाए तो एकदम बेस्ट होगा आपके लिए, है ना। तो आज का क्लास मैं यहीं पे ड्रॉप करता हूं। बाकी अब देखो यही दोनों ग्रुप बच गए हैं, इसको देखता हूं कल के क्लास में या परसों के क्लास में खत्म कर देता हूं। लेकिन आप प्लीज अब ये मान के चलो कि क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑलमोस्ट एंड हो गया है। इनको आप रीडिंग करके खुद से ही आगे की चीजें सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। वो जो आपने 100 प्रॉब्लम का वर्कशीट दिया है उसको खत्म कर दो। दैट्स ऑल।